महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। उन्होंने देश में दलितों और महिलाओं को सामाजिक न्याय देने के लिए संघर्ष की शुरुआत की। यही कारण है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें अपना तीसरा गुरु मानते थे। आज के वीडियो के माध्यम से हम महात्मा ज्योतिबा फूले के प्रेरणादायी जीवन को जानने की कोशिश करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले की गिनती महात्मा गांधी से पहले सबसे महान समाज सुधारकों में होती थी। वह पूरी जिंदगी छुआछूत, अशिक्षा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। उनका परिवार माली का काम करता था। यही कारण है कि उनके नाम के साथ फूले उपनाम जुड़ गया। उनके पिता का नाम गोविंद राव था और मां का नाम चिमणा बाई। जब ज्योतिबा फूले सिर्फ 1 साल के थे तो उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनका पालन पोषण सगुणा बाई नाम की महिला ने किया। ज्योतिबा फूले की प्रारंभिक पढ़ाई मराठी में हुई थी। 1840 में उन्होंने सावित्री बाई से शादी की, जो आगे चलकर खुद एक महान समाज सेविका के रूप में उभरी। दोनों ने मिलकर दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किए। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए दोनों ने मिलकर 1848 में पहला गर्ल्स कॉलेज खोला था। गरीबों और दलितों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सामाजिक न्याय के प्रति उनके संघर्ष को देखते हुए 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। कैसे मिली प्रेरणा? 1818 में मराठा और अंग्रेजों के बीच भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। कहा जाता है कि इस लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से महार समुदाय के सैनिकों ने अपनी अस्मिता की लड़ाई के तौर पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, जिन्हें उस समय अछूत समझा जाता था। हालांकि इसके बाद भी दलितों के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों ने उन्हें शिक्षा से जोड़ा। कहा जाता है कि ज्योतिराव जब 7 साल के थे तो उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, लेकिन सामाजिक दबाव के आगे उनके पिता विवश हो गए और उन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छूटने के बाद ज्योतिबा खेती में अपने पिता का हाथ बटाने लगे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा ने उर्दू फारसी के विद्वान गफ्फार बेग और ईसाई पादरी लिजीट को अपना कायल बना दिया और उन्होंने गोविंद राव को अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए समझाया। गोविंद राव ने भी उनकी बात मान ली और इस तरह ज्योतिबा फूले की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। जैसा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी में ही हुई थी, 1847 में उन्होंने स्कॉटिश मिशन के तहत अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लिया, जिससे उन्हें आधुनिक शिक्षा की शक्ति का अंदाजा हुआ और उनके दिलो दिमाग में न्याय और आजादी के विचार ने अपना घर बना लिया। अब वे हर चीज में तर्क और न्याय ढूंढने लगे। ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ कि यदि भारत में दलितों और महिलाओं को आगे बढ़ना है तो शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी विचार के तहत उन्होंने सबसे पहले सावित्री बाई फूले को शिक्षा से जोड़ा और उन्हें यह एहसास कराया कि महिला हो या पुरुष, दोनों बराबर हैं। दोनों को इस मुहिम में सगुणा बाई और फातिमा शेख जैसी कई सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिला। इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1848 में देश का पहला महिला विद्यालय खोला और हजारों वर्षों से शोषित समुदाय के न्याय के लिए खुलेआम धार्मिक ग्रंथों को चुनौती दी। इस तरह सावित्री बाई फूले न सिर्फ इस स्कूल की बल्कि पूरे देश की पहली महिला शिक्षिका बन गईं। बता दें कि ज्योतिबा फूले ने 1873 में मूल रूप से मराठी में लिखी अपनी किताब गुलामगिरी में धार्मिक ग्रंथों, देवी देवताओं और सामंतवादी ताकतों के झूठे दंभ पर चोट करते हुए क्षूद्रों को हीन भावना त्याग कर आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया है। इस किताब में उन्होंने इंसानों में भेदभाव को जन्म देने वाले विचारों पर तार्किक तरीके से हमला किया है। साथ ही महिला शिक्षा को लेकर ज्योतिबा फूले का विचार था, पुरुषों ने महिलाओं को शिक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित रखा है ताकि वे अपने अधिकारों को कभी समझ ना सके। ज्योतिबा फूले ने न सिर्फ महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि विधवाओं के लिए आश्रम बनवाए, उनके पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। हालांकि वर्षों के संघर्ष के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यदि दलितों और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है तो जाति व्यवस्था को धार्मिक और आध्यात्मिक आधार देने वाली व्यवस्थाओं पर चोट कर कुरीतियों को खत्म करना होगा। इसलिए 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
इसका मूल उद्देश्य तमाम पौराणिक मान्यताओं का विरोध कर समाज को एक नए सिरे से परिभाषित करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फूले को मानते थे अपना गुरु। 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म से कुछ महीने पहले ही महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और कबीर जैसे महात्माओं के साथ ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु माना। अंबेडकर ने अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखे गए भारत के झूठे इतिहास और प्रपंचों के खिलाफ लिखी अपनी किताब शूद्र कौन थे को ज्योतिबा फूले को समर्पित किया था। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, उन्होंने हिंदू समाज में छोटी जाति के लोगों को उच्च जाति के प्रति अपनी गुलामी की भावना के खिलाफ जगाया और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने से भी कहीं जरूरी बताया। ये किताब महात्मा फूले की याद में सादर समर्पित है। दलितों और महिलाओं के अलावा ज्योतिबा फूले ने किसानों की समस्याओं को भी एक नया विमर्श दिया। 1882 में लिखी अपनी किताब किसान का कोड़ा में उन्होंने किसानों की दुर्दशा को दर्शाया था। वो किताब में लिखते हैं, अंग्रेज अधिकारी ऊंची जाति के प्रभाव में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और वे सेठ साहूकारों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करते हैं और यहाँ से धन ऐंठकर अपने मुल्क यूरोप पहुंचाते हैं। बेबस किसान सब बर्दाश्त करता रहता है। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले के गुजरने के बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी संभाली और सामाजिक बदलाव की अपनी लड़ाई को जारी रखा। वास्तव में सामाजिक न्याय के संदर्भ में सत्यशोधक समाज द्वारा दिखाए गए रास्ते आज करीब 150 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक हैं।